कुल वंश में जन्म लिया है, उस कुल वंश के उन महान पुरुषों को नमन करना चाहता हूँ कि जिनके कारण मैं आज ऐसे खूबसूरत मंच पर खड़ा हूँ। इधर मंच पर जो सम्मानित साथी हैं छोटे बड़े, मैं सभी को दंडवत प्रणाम। और इधर सामने की दीर्घा में जो मेरे साथी बुजुर्ग और माताएं बैठे, मुझे लगता है कि अगर खाने की व्यवस्था ना कराई जाए तो इतनी जो संख्या यहाँ 150-200 की हुई है, खाने की व्यवस्था ना होती तो इतना भी कोई ना आता। न जाने इनके खून में जो वीरांगना झलकारी बाई का खून था कि अंग्रेजों का जो अफसर है जनरल हुरो, उसने अपनी डायरी में लिखा कि अगर 1% महिलाएं झलकारी जैसी बहादुर हो जाए तो मात्र 1% महिला के कारण हम अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। आपकी बहादुरी के किस्से अंग्रेजों ने अपनी डायरी में लिखे, लेकिन इस भारत की धरती पर रहने वाला जो पढ़ा लिखा समाज था, जिसके साथ आज आप गुलामी में फंसे हुए हैं, उसने एक शब्द आपकी बहादुरी के लिए नहीं लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब पुस्तक में लिख दिया, फिर आप हिंदू कैसे हुए? आज समाज जो अपने आप को कहते हैं वो भी आज कट्टर हिंदू बने बैठे हैं, जबकि उनके गुरु ने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। इधर मोहन भागवत आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब मोहन भागवत से ये बात पूछी गई कि भागवत जी 1873 में आज समाज के जो एक बहुत बड़ा संगठन था, उसके जो मुखिया थे पंडित मूलचंद त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, और आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये बताओ कि भागवत जी आप ठीक हैं या वो 1873 वाले पंडित मूलचंद त्रिवेदी ठीक थे? दोनों में से बात कितनी सही है, हम ये जानना चाहते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं? तब वो ठीक थे, अब मैं ठीक हूं। क्यों आप ऐसे जाल में फंसे हुए हो? आप क्यों जाल में फंसे हुए हो? अरे मुगल आए, इस धरती पर आक्रमण किया, आप जानते हो मुगलों ने नुकसान किया। अंग्रेज आए, आप जानते हो अंग्रेजों ने नुकसान किया। मुगलों के खिलाफ मुगलों ने यहाँ आकर के जो इस्लाम धर्म की स्थापना की। ये तमाम साथी जो खाना खा रहे हैं, मेरी आवाज अगर उधर पहुंच रही है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं भी अलीगढ़ की धरती से इसीलिए आया हूं कि अपने लोगों के बीच में अपनी बात रखूं। मैं आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं, क्योंकि ये खाना खाने की जो प्रथा है, हम डेली पहले खाना खाते हैं और आप धर्म के नाम पर साल में न जाने कितने दिन व्रत रहते होंगे। अगर एक दिन आप आधा घंटे के रुक जाए, अगर आपके पास हाथ में प्लेट है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रांगण के अंदर, इस पंडाल के अंदर आ सकते हैं। दूर दूर जो मेरे कोई समाज के लोग बैठे हैं इधर तक प्रांगण में, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप इस एक प्रांगण के अंदर, एक पंडाल के अंदर भी कुछ समय नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आप जो एकता की बातें मंचों पर करते हैं? कोई कहता है कि मैंने 50 साल काम किया, कोई कहता है मैंने 30 साल काम किया। अरे आप एक पंडाल में आज तो जाते हैं दूर से टाइम निकाल करके, लेकिन जहाँ एकता दिखे कुर्सियां भरी नजर नहीं आ रही है। खाना चालू किया हुआ, मैंने तो कहा कि नहीं चालू होना चाहिए, लेकिन खाना चालू हुआ, भूखे की तरह से दौड़ जाते हैं। ये जो भूख है आपकी, ये जो भूख है ना आपकी, ये पेट की भूख जानवर को भी लगती है, और कोई भी जानवर इस धरती पर भूखा नहीं सोता है। अगर पेट की भूख मिटाने के लिए पैदा हुए हो मेरे कोई समाज के लोगों, तो जानवरों की तरह जियोगे और जानवरों की तरह आपके साथ बर्ताव होगा। और अगर आपको सम्मान की भूख जिस दिन पैदा हो गई, उस दिन आप हाथ में लगी थाली को भी छोड़ दोगे। पहले अपनी बेटी, बहन बेटी और समाज की लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ना कि आप देश की भूख मिटाने का काम करोगे। तो मैं इस कौम में सम्मान की भूख जगाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 33 साल से घूम रहा हूँ साथियों। जहां भी मेरे समाज के लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ।
तो मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक रख देना चाहता हूँ। आज समाज के बारे में मैंने आपको बताया, मुगलों ने इस देश को लूटा। हिंदुओं के एक बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट जो आरएसएस के कार्यालय में उनकी तस्वीर लगी रहती है, और आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, जिनका नाम है राणा प्रताप। महाराजा राणा प्रताप जिस बहादुरी के साथ अकबर की सेना से लड़े थे, आज भी उनकी गाथाएं किताब में तो पढ़ते ही हैं, लोग लोकगीत के रूप में गाते हैं। राणा प्रताप ने बहादुरी के साथ अकबर की सेना का मुकाबला किया। लेकिन सवाल है मेरा आपसे कि राणा प्रताप के ऊपर जो चढ़ाई की थी, उस सेना का जो मुखिया था, सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, क्या वो अकबर था? नहीं, अकबर के आदेश पर उसका सेनापति राजा मानसिंह, जो स्वयं हिंदू था, उस हिंदू ने हिंदू पर चढ़ाई की थी। तब नहीं जानते थे कि हम हिंदू पर कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, हिंदू होकर के। मुगलों की गुलामी करने वाले आज हमसे कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो वो शासन सत्ता में है। 3% लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, और 22 करोड़ की आबादी वाला ये तमाम कैटेगरी में, तमाम जातियों में बटा हुआ कोई समाज ठीक वही हालात में है जिस हालात में राणा प्रताप की जाति के लोग ढूंढे से नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो दीनहीन हालत में मिलते हैं। ऐसे महान योद्धा की कौम इस धरती से मिटने का काम इसलिए हो गया कि उस कौम ने लड़ना छोड़ दिया। आज वही हाल आपका है। इतिहास पढ़ते हो कि हम राजाओं की संतानें हैं। बुद्ध कोलिया वंश के राजा की बेटी से शादी हुई थी। कोलिया वंश की उनकी मां थी। न जाने कितने राजा इस धरती पर कोली समाज के हुए, लेकिन इतिहास भूल गए। उनके पद चिन्हों पे चलना भूल गए, और उन लोगों के पद चिन्हों पे आपने चलना चालू कर दिया जिन लोगों ने आपका इतिहास नष्ट किया, जिन लोगों ने आपके जो महापुरुष थे उनको किताबों से मिटाने का काम किया। इस धरती पर उनके जो स्मारक थे, उन स्मारकों को भी खत्म करने का काम किया। आज यह हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे राणा प्रताप की कौम के हैं, वही राजा अंजन कोली की कौम के हैं, वही तथागत बुद्ध की संतानों के हालात हैं। पूरे देश के अंदर 22 करोड़ की आबादी होने के बाद उन कौमों ने इतिहास बनाने का काम कर दिया जिन कौमों का कोई इतिहास नहीं था। और तुम्हारा इतिहास खुदाई में पूरे देश के अंदर मिलता है। आपके इतिहास के अवशेष मिलते हैं। आपको नया इतिहास नहीं बनाना है, आपको तो केवल इतिहास पुनः स्थापित करना है। तो साथियों, इतिहास करवट लेने वाला है, आप पुनः राजा बनने वाले हैं, लेकिन आपको अपने नेताओं की बात, अपने बीच में जो अगुवा है, बरेली से एक युवा लड़का हमारे बीच में आया है, राहुल उर्फ रैपर कोहली, पूरे भारत में तेजी से ख्याति बढ़ रही है। सोशल मीडिया का ये छोटा भाई ऐसा मास्टर हो गया है कि लोग इसके पास अपनी फोटो भेज करके इनके लिए गाना बनवाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाएं अपने समाज में हैं, लेकिन हम हमारे लोगों के द्वारा उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो प्रतिभाएं घर में और बस्ती में दफन होकर के रह जाती हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था कि मुगलों ने 700 साल से ज्यादा इस देश पर शासन किया। एक भी हिंदू ने मुगलों को भगाने के लिए एक भी मीटिंग नहीं की और एक भी आंदोलन नहीं किया। 700 साल तक इस देश के अंदर गाय को काटा गया और खाया गया। 700 साल तक आपकी बहन बेटियों के साथ खेला गया, लेकिन मुगलों के खिलाफ इस देश में एक भी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। इन मुगलों से हमें आजादी चाहिए, इन मुगलों को भगाओ, कोई तो कारण होगा। और अंग्रेज 50 साल ही हुए थे आए हुए, और 50 साल के बाद ही इस देश में एक आवाज उठती है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम
वो 700 साल की गुलामी थी, किसी को दिखाई नहीं दी। अंग्रेजों की 50 से 60 साल की गुलामी दिखाई दी और अंग्रेजों को भगाओ और देश बचाओ, न जाने कितने आंदोलन इस देश में चले। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, दुश्मन दोनों थे, देश को दोनों ने खोखला किया, देश का नुकसान दोनों ने किया, दोनों ने लूटा, लेकिन मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई। कारण क्या है? तो कारण आपको ढूंढने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद मैं बता देना चाहता हूं कि मुगलों ने जिस काम को मैं छेड़ा कि जो भारत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को नहीं छेड़ा। भारत की व्यवस्था ये थी कि ये नीचा है, ये उससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा, ये सर्वश्रेष्ठ है। उस व्यवस्था को नहीं छेड़ा और अंग्रेजों ने एक ऐसे कानून को ला के रख दिया कि अब कोई बलात्कार करेगा तो वो चाहे राजा हो, चाहे राम, वो ब्राह्मण हो या वाल्मीकि, सजा बराबर होगी। जैसे ही ये समानता का कानून अंग्रेजों ने बनाया, इस देश के अंदर एक आजादी की जंग छिड़ जाती है कि इन अंग्रेजों को भगाओ, क्योंकि समानता की बात तो इस व्यवस्था को बिल्कुल पसंद ही न थी। अंग्रेजों ने जिस चीज को नहीं छेड़ा, मुगलों ने जिस चीज को नहीं छेड़ा, अंग्रेजों ने उस चीज को, अंग्रेजों ने कानून के तहत ये व्यवस्था बना दी इस देश के अंदर कि अगर कोई मर्डर करेगा, वो छोटी जात हो या बड़ा जात हो, सजा बराबर होगी। तब जाके इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पद पर बैठे थे और मेरे समाज के लोग भी आज उन्हीं का नाम आगे रखते हैं, पंडित फला, पंडित फला, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले आंदोलन चालू किया था इस देश के अंदर, क्योंकि उन्हीं को यह लगा कि यहाँ तो बंदी और पंडित दोनों बराबर कर दिए। हमारे बच्चे तो खूब उधम मचाते थे, कुछ भी करते थे, मुगलों की हिम्मत न थी कि वो उनको सजा देते, और ये गोरे अंग्रेज हमको सजाता नहीं, इनको तो भगा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये गुलामी ऐसी थी कि वो आंखों से दिखती थी। अंग्रेज जब किसी को गुलाम बनाता था तो वो अपने घर में बिठा करके अपने जबरिया उससे काम लेता था, अगर काम नहीं करता है तो जंजीरें बेड़ियां डाल देता था। वो सारी गुलामी आंखों से दिखती थी, और गुलामी जब आंखों से दिखती थी तो कुछ ऐसे आजादी के दीवाने थे कि मौत की परवाह न करके, जैसे उधम सिंह कोरे हुए, वीरंग झलकारी बाई हुई, तानाजी मालू सरे हुए, ऐसे न जाने कितने हमारे देश के अंदर कि उस गुलामी के खिलाफ आजादी की जंग उन लोगों ने छेड़ी और अपनी मौत की परवाह नहीं की। दोस्तों तो वो जो गुलामी थी वो सबको दिखती थी आंखों से, लेकिन आज जो गुलामी है वो गुलामी आंखों से नहीं दिखती है। दोस्तों ये बाबा जो कहते हैं सबसे बुजुर्ग, जिनकी सफेद मूछें है, लाठी है, अरे हाथ में लाठी ना हो, उसके बावजूद लाठी से ज्यादा उसका चेहरा और उसकी जाति काम करती हो, ऐसी दबंग कौन, ऐसा ब्रांड आपको कोरी को बनाना है तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। तो एक आजादी वो जो आंखों से दिखती, वो एक गुलामी वो जो आंखों से दिखती थी, और एक गुलामी वो है कि वो आंखों से नहीं दिखती है। और जो गुलामी आंखों से नहीं दिखती है, उसी गुलामी ने हमारे लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वो गुलामी है मानसिक गुलामी, जो धार्मिक आड़ लेकर के आपको मानसिक गुलाम बनाने का काम पिछले 200 सालों से हो रहा है। कभी आपको आर्य समाजी बनाया गया तो कभी आपको हिंदू बनाया गया। अब हिंदू का पूरा खेल खत्म, पर्दाफाश हो गया और तमाम पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि दयानंद सरस्वती तो ये कह गए थे कि हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। आप कैसे कहते हैं? जब ये पोल खोली तो अब तीसरा रंग बदला है, और एक निर्गत भी इससे रंग नहीं बदलता होगा। अब वो हिंदू नहीं, बात सनातन की हो रही है। अब सनातनी है तो सुन लो सर, तुम सनातनी तो अब हम भी करेंगे तुमसे सनातनी। तो बात सनातन की हो रही है। पहले आर्य समाज आया, फिर हिंदू आया, लेकिन शासन सत्ता हाथ में लेने की सारा खेल तक आता है। अब सनातनी की बात हो रही है। अब नया शब्द आ गया
माननीय संचालक महोदय, मैं कहीं भी गलत कहूं तो कोई हाथ करके मुझे टोक सकता है। तो आपको कट्टर हिंदू बनाया गया पहले, अब सनातनी बनाया जा रहा है। उससे पहले आप समाजी बनाया गया था, बड़ी चुटिया रखी गई थी, तो वो चुटिया ऐसे काम करने लगी। जैसे टीवी पुराने समय में आया था तो टीवी के लिए ऊंचा एंटीना लगा दिया जाता था, मोबाइल आया तो उसमें भी एंटीना होता था। ऐसे एक एंटीना हमारे भारत के अंदर एक जाति में होता था, उसने आज समाज की स्थापना करके विभिन्न जाति के लोगों को जोड़ा और उनके सर पे एक एंटीना दे दिया कि इससे आप सीधे ऊपर वाले से जुड़ जाएंगे। तो क्या जुड़े आप? कभी किसी की बात हुई ऊपर वाले से? अरे मैंने वो सिद्धि प्राप्त की है कि यहाँ जितने लोग हैं सबको मुश्किल से 2 मिनट के अंदर मैं ऊपर वाले के दर्शन कराने की क्षमता रखता हूँ। आज लोग कम है, खाने पर टूट पड़े हैं। कभी वक्त आए मुझे बुलाना, 2 मिनट में ऊपर वाले के दर्शन न कराए तो जगदीश माहौल नाम नहीं, वीरांगना झलकारी बाई का खून इसकी रगों में बहता है। उधम सिंह कोरी के खून इन रगों में बहता है। अरे जिस बहन बेटी के खिलाफ अन्याय हो और उसका खून उबालना है तो समझ लो उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई है, उसे उसके पुरखों के खून के बारे में बताया नहीं गया है। तो दोस्तों, मुझे आज समाजी जो मेरे सिन्हा साहब हैं उनकी एक बात बड़ी खूबसूरत लगी कि मैं अपने बच्चों को तीर, तलवार, भाला, चाकू और कई कमांडो, जूडो, कराटे सब सिखाता हूँ। जो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब जंग की तैयारी है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आ रहा है। अब तीर, तलवार और बंदूक से राजगद्दियां नहीं जीती जाती है दोस्तों, अब जीती जाती है तो वोट से जीती जाती है। तो आपको मान सिंह गुलाम बना रखा है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि आप मान सिंह गुलाम है, आपके साथ खेल खेला जा रहा है, ये खेल सारा गद्दी का है, उस दिन आप लोग भी गद्दी की लड़ाई के लिए, क्योंकि मानव का श्री राम साहब ने कहा था कि शासन सत्ता वो कुंजी है, सत्ता वो कुंजी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है, सत्ता वो कुंजी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। तो उधर जो आजादी के बाद पूरे बिहार में ताकि ठकुआ पान को जो ईबीसी में धकेल दिया गया था, वो अपने एससी के आरक्षण की मांग कर रहे थे। उनके साथ छुआछूत, भेदभाव सब आज भी होता है, पहले भी हो रहा था, लेकिन 2015 में उनको एससी का आरक्षण स्टेट सरकार ने दे दिया और 9 साल के बाद उनसे आरक्षण पुनः छीन लिया गया। शायद 2009 में दिया, 15 साल के बाद उनसे आरक्षण छीन लिया गया एससी का, और तमाम बच्चे, हजारों बच्चे उनके सरकारी नौकरियों में लग चुके थे, नौकरियां कर रहे थे। और इस बार भी तमाम बच्चों ने फार्म भरे थे जिसकी ज्वाइनिंग थी और ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थे। उस समय 2 एससी के लोगों ने याचिका दायर करी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये ईबीसी में आता है ताकि तत्वा, यह अनुसूचित जाति का नहीं है। दूसरा ये आदेश हुआ कि इसके एससी के कोटे में जितनी नौकरियां हैं उनको भी रखाया जाए। एक ही बार में आपकी जाति के, बुनकर जाति के, कबीरपंथी लोग, ताकि तत्वा लोगों के हजारों बच्चे बेघर हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई, सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन समय समय पर जिस प्रकार युवाओं ने कहा है कि धरती पर जब अवतार हुआ है तब तक किसी ने अवतार लिया है, वो अवतार की बात तो मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने विज्ञान में ये पढ़ा है कि बगल नर और मादा के मिले कोई पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो अवतार हुए हैं वो बगल और नर और नारी के बगल इधर अवतार पैदा किए गए हैं। किताबों में लिख दिया गया है, आपको धार्मिक गुलाम बनाया गया है और धार्मिक गुलाम बनाने के बाद आपके ऊपर शासन किया जा रहा है। जैसे राणा प्रताप के पंचायत भटक रहे हैं, आपको भी भटकाने का काम उसी तरीके से किया गया है। तो उधर जाति तत्वपान की लड़ाई के लिए इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिनकी कंपनी लखनऊ में भी है, बहुत अच्छी ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहे थे, बंबई में भी कंपनी है, सैकड़ों करोड़ के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं जीवन में आया हूँ, मेरा जो बाप था वो राजमिस्त्री था, उसने बड़ी गरीबी में खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया। और इंजीनियर
क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार थे। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने जॉब भी एक दो जगह की, फिर अपनी कंपनी खोली। लेकिन जैसे पढ़ाई में वो तेज थे, वैसे ही कंपनी में उन्होंने बरकत दी। और सैकड़ों करोड़ के आदमी जो प्लेन और हवाई में चलने वाले व्यक्ति हैं, उन आए इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मनन किया। जब वो प्लेन में चल रहे थे तब एक बिटिया का फोन आया कि मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है दरोगा का, और सर मेरी भर्ती नहीं हो रही है। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने खर्च करके कोचिंग की थी, मेरी माँ के गहने गिरवी है और मेरी नौकरी अब कैसे लगेगी? मेरा तो सर्टिफिकेट बेकार हो गया, अब अनुसूचित जाति में नहीं रही, लेटर हाथ में है, सर क्या होगा? आईपी गुप्ता उसी प्लेन के अंदर, जहाज के अंदर बैठे यात्रा में चल रहे थे। उनका कहना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी एक बेटी का फोन आया है। पूरे बिहार के अंदर न जाने कितने बेटी बेटों ने अपने घर परिवार माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है, उधार कर्ज लेकर के जो हमारे लिए बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाबी की। क्योंकि जो यूपी में रोजगार है, अन्य जगह पे बिहार में उतना रोजगार नहीं। वहां मुख्य ये है कि किसी परिवार में कोई बच्चा नौकरी पे लग जाए तो उस परिवार की थोड़ी दशा सुधर जाती है। आईपी गुप्ता जी ने तभी ठाना कि मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने उस कौम के लिए लड़ना चालू किया और उन्होंने ऐसी छोटी छोटी मीटिंग लगाई और उन्होंने कहा कि हाँ दो रथ हम पान हैं, अब हम रथ हाँकेंगे और तब तक हाँकेंगे जब तक उत्तर प्रदेश तो क्या इस दिल्ली की सरकार भी ये कहते कि हाँ तुम पान हो, अपना रथ रोक लो, अब हम तब रथ रोकेंगे। तो उन्होंने आंदोलन को नाम दिया हाँ तो रथ हम पान हैं और तमाम रैलियां की। 13 अप्रैल 2025 को जो बिहार का सबसे बड़ा मैदान है, जहां प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने हुंकार रैली की थी, उस हुंकार रैली में 4 से 4.5 लाख लोग आए थे। पूरी सत्ता ने तमाम मंत्री मिनिस्टर उस रैली में भीड़ के लिए और तमाम सरकारी कर्मचारी भीड़ बुलाने के लिए सरकारी बसें और पैसे का यूज किया गया। तब जाके मोदी जी हुंकार रैली में 4 से 4.5 लोगों की भीड़ कर पाए थे। लेकिन उधर एक आजादी की जंग मिस्टर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में चालू हो चुकी थी और उन्होंने कह दिया था अपने तंत्री तत्वा को क्या फिक्र न करें, हम इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ेंगे और ये हमारा मूलभूत अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। और उन्होंने 13 अप्रैल को यह घोषणा कर दी पूरे बिहार के अंदर आरक्षण चाहिए तो करो या मरो, गांधी मैदान पटना भरो। 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों की, एक ही जाति के लोगों की भीड़ जुटाने का काम अगर किसी ने किया तो इंजीनियर आईपी गुप्ता ने किया। साथियों, हम ये आंदोलन सोशल मीडिया पर देख रहे थे, उसके बाद उनके संपर्क में आते हैं तो वो प्लेन से सीधा दिल्ली उतरते हैं, हम लोग दिल्ली मिलते हैं। उसके बाद इधर लखनऊ की तरफ के लोग कहते हैं कि एक बार हम भी मिलना चाहते हैं, फिर दिल्ली बुलाते हैं, फिर हम लखनऊ बुलाते हैं उनको, उनसे बात होती है। आईपी गुप्ता जी ने 2 टूक हमसे एक बात कह दी कि मुझे बिहार में अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। मैं जानता हूं कि हम वीरांगना झलकारी बाई के बंधन हैं, पूरे देश में अलग अलग जातियों के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन बिहार में मेरे जो हजारों लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है, हमारा जो अनुसूचित जाति का जो मूलभूत अधिकार था वो हमें मिलना चाहिए था। इसलिए मुझे बिहार की लड़ाई लड़नी है। आप यूपी वालों ने मुझे बुलाया है तो मैं आपके लिए भी वादा करता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं करने को तैयार हूं। मैं एक माध्यम बन सकता हूं, लेकिन लड़ाई यूपी वालों की है, लड़नी यूपी वालों को होगी। ये साफ उन्होंने कह दिया, मेरा इंटरेस्ट बिहार में है और कहीं नहीं है। अब दूर दूर से उन पर फोन आते हैं तो उन्होंने कहा कि जहां से भी फोन आते हैं, क्योंकि मेरे लोग अलग अलग जाति के नाम से जरूर पहचाने जाते हैं, लेकिन आज उन लोगों की उम्मीदें हैं कि आईपी गुप्ता साहब हमारे प्रदेश में आकर के हमारी लड़ाई लड़ें, तो अब मैं आपके लिए माध्यम बन सकता हूं तो मैं तैयार हूं। तो हमारे सुधीर आर्या जी जो झांसी के अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष
और उन्होंने 1 फरवरी को वीरांगना झलकारी बाई का जो गांव है भोजला गांव, उनके वंशजों को, उनकी 6ठी 7वीं पीढ़ियां जो इस समय मौजूद हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम तमाम उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर के 1 फरवरी को भोजला गांव पहुंचे। अभी तक लोग जानते थे कि झलकारी झांसी में जन्मी थी, पहली बार सोशल मीडिया पे चला कि वो भोजला गांव में जन्मी थी, झांसी से 12 किलोमीटर दूर। उसके बाद 4 अप्रैल को एक प्रोग्राम वहां किया जाता है। हमने आईपी गुप्ता जी को ये बताया कि हम उस गांव में गए हैं जहां हमारी मां वीरांगना ने जन्म लिया, जिस वीरांगना को पूरे देश के अंदर गर्व से कोई कहता है कि वो मां हमारी वीरांगना, जिसने अंग्रेजों के कांटों को इकट्ठा किया हो, जिनसे अंग्रेज भी अपनी गाड़ी में लेके गए हो, वो भी घबराते हो। उस मां वीरांगना के गांव में, गांव का जो गेट है वीरांगना झलकारी बाई के नाम से आज नहीं बना है दोस्तों। ये है आपका पिछड़ापन। वहां का मेयर कोरी है भारतीय जनता पार्टी से, वहां का जिला पंचायत अध्यक्ष कोरी है भारतीय जनता पार्टी से, और शहर की बराबर वाली मऊरानी सीट से विधायक भी कोरी है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन उस गांव का नाम, उस पर जो खालिशान गेट होना चाहिए था, एक ऐसी महान योद्धा, उसी इसकी बड़ी वीर योद्धा कि उस महिला ने इस भारत की धरती पर रहने वाली एक महिला, चाहे किसी भी जाति की हो, उस महिलाओं का गर्व से मस्तक ऊंचा करने का काम किया हो, ऐसी महिला का गांव में आज भी उनके नाम से गेट नहीं है। और दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि उनके वंशजों ने भाग दौड़ करके, लिखा पढ़ करके वहां पर एक छोटा सा पार्क बनवा लिया, लेकिन उस पार्क के अंदर स्टैचू ये जरूर खड़ा है फाउंडेशन, लेकिन झलकारी की मूर्ति आज भी उस गांव में नहीं लग पाई है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि झांसी में जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और एक विधायक होने के बाद आपकी मां वीरांगना की पूरे भारत के अंदर मूर्तियां लगातार लग रही हैं, लेकिन जहां वो पैदा हुई उस पावन मिट्टी पर आज तक वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा नहीं लगी है। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप लोग, हम लोगों को क्या, हम गोली के खून में जो गर्मी वीरांगना के खून में थी वो ठंडी हो गई है या नहीं? तो दोस्तों मेरा कहना है उस खून की गर्मी को बढ़ाइए आप। मेरी जो माताएं बैठी थी आपके परिवार में है, मुझे लगता है हमारी माँ और बेटियों को वो शिक्षा देनी है कि उनको फिर से वीरांगना झलकारी बाई को जन्म देना होगा, उन्हें फिर से उधम सिंह गोरी को जन्म देना होगा, फिर से तानाजी जैसी औलादें पैदा करनी होंगी। बहुत जरूरत है, माताओं बहनों को लाड़ और प्यार देने की जरूरत है, परिवार में संस्कार देने की जरूरत है। लड़ाई बहुत लंबी है, राजगद्दी कुमारी थी, इस देश को जम्बू द्वीप कहा जाता था जब सम्राट अशोक इधर राज करते थे, वो भी गोली या वंशावली से आते हैं दोस्तों। राजपाट आपका था, ठीक वैसे ही छीना गया है जैसे राणा प्रताप का राजपाट तबाह हो गया है। इतिहास की जानकारी काफी है, दे सकता हूँ, समय उतना नहीं है, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी, बात बहुत सारी है मेरे पास बताने को, लेकिन मैं पूछना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस गुलामी में पूरा जीवन बिताया है, आपकी उम्र यह हो गई कि आपके बच्चे के साथ कोई दबंग अगर दबंग नहीं करता है तो आप सारे रिश्तेदार दोस्त इकट्ठा होकर के बस यही सोचते हैं कि थाने जाएं न जाएं, दबंग कहीं हमारा नुकसान न कर दे। आप न्याय की लड़ाई लड़ने में आज कमजोर हैं कि नहीं है, मुझे बता दें। जघन्य अपराध अगर आपके यहाँ होता है आप अपनी लड़ाई लड़ने को, जबकि बाबा साहब का दिया संविधान आपके साथ है, लेकिन दबंग इतनी ताकत में है कि आप थाने भी पहुंच जाए तो आपकी एफआईआर नहीं होगी, और एफआईआर हो गई तो आप जेल भी न भिजवा पाएंगे, और जेल भिजवा भी दिया तो सजा नहीं करा पाएंगे। आज दबंगों के हाथ में सरकार है, जब सामंतवादियों के हाथ में हुआ करती थी, आज दबंगों के हाथ में सरकार है। तुम वीरांगना बाई के, वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हो, तुम्हारे अंदर
उधम सिंह का खून बहता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को आप दबंग बनाना चाहते हैं कि नहीं, हाथ उठा करके बताएं। आने वाली पीढ़ियों को दबंग बनाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा। बगल लड़े कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो आपकी लड़ाई क्या है कि आज आप 100 से 150 लोग इधर आए हैं। आप लोग यह संकल्प लेकर के जाए कि हमने अपना जीवन गुलामी में बिताया है, लेकिन हमारी औलादें गुलामी में नहीं बिताएंगी। हमारी बेटी रात के 2 बजे घूमे और अगर दुराचारी और सब बोतल पीने वाले नशे को ये मालूम पड़ जाए कि ये बेटी कोरी जाति की है, तो वो 7 कदम दूर है। मैं वो ब्रांड बनाना चाहता हूं कौन को। आज माननीय मुलायम सिंह जी के आंदोलन ने यादव जाति को आजाद करा दिया है। उसकी बेटी की तरह बड़े से बड़े दबंग की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर कर जाए। और 40 साल पहले देख लो जो हालात आपके हैं, वही यादव जाति के थे। उन्हें भी खास पर तमाम गांव में बिठाया नहीं जा सकता दोस्तों। अरे किसी को देख के तो आप सीख लो कि काम खिंचाई करते रहोगे कि घनश्याम गोरी आए। मैं बता देना चाहता हूँ बाबू जी को, 2 पार्टियां झांसी में, एक शिवचरण लक्ष्य की ओर है। हमने उनसे दोनों से खुदामत करी कि आईपी गुप्ता जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। महागठबंधन में जाएंगे, यूपी की पार्टी अगर बिहार में लड़ेगी वहां जीतेगी तो यूपी के लोग इधर लड्डू बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन दोनों लोगों ने हमारी नहीं करी। और घनश्याम गोरी ने तो हमसे ये तक कह दिया कि 4-4 करोड़ में पार्टियां बिकती हैं। बताइए आपका नेता ऐसा स्वार्थी होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहा जिसने 13 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की हो। बताइए ऐसा नेता तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप पैदा कर पाए। नेता कहते हैं अरे ये पब्लिक जो है समाज की, अरे बड़ी चालाक है, हमारी तो पब्लिक इधर गोलियां ही बेकार है। और गोली कहते हैं हमारे समाज के नेता बेकार है। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे नेताओं में कमी है, हमारे नेताओं में कमी है। क्योंकि ना वो बहादुर है, ना उन्होंने बहादुर बनाने के लिए अपनी कौम को चेताया है, ना उनकी चेतना को जगाया है, ना उसके साथ संघर्ष करने को और उनको कैसे लड़ना है उस लड़ाई के लिए तैयार नेताओं ने नहीं किया है। नेताओं ने अगर कोई किया है तो आपको इस्तेमाल किया है। आपकी भीड़ जुटा करके कोई एमएलए का टिकट लाया है, तो कोई एमपी का टिकट लाया है, और कोई तो राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचा है। इस्तेमाल आपका किया है। तो दोस्तों आपके इस्तेमाल से एमपी जरूर बने हैं, लेकिन आप जहां थे, आपके जो हालात थे वही हालात हैं आपकी। अब नेताओं को कैसे इस्तेमाल किया जाए, नेताओं को आप कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मैं बस एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने जो आप ही लोगों के मुंह से सुना, घर का जोगी जोगिया आन राम का सिर, मैंने यूपी के नेता को छोड़ दिया, बिहार से लाया हूं नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जो बुनकर जाति से ताल्लुक रखता है, जो कबीरपंथी है, उसमें आपका खून बहता है, आपका महापुरुषों का खून बहता है। उसने कहा कि 4 अप्रैल को आप फांसी बुला रहे हो और महाजी कैसे आना है। मैंने कहा जिस प्रकार ताती तत्वा के लिए उधर रैलियों में हेलीकॉप्टर पे उतरे थे, झांसी भी आपको हेलीकॉप्टर से आना है। क्योंकि हमारा जो नेता है अभी तक वो मोटरसाइकिल और ट्रेन से आता है और उसकी कोई औकात नहीं आकी जाती है। जब कोई समाज का नेता हवाई जहाज से आसमान से उतरेगा, सब तो जहाज देखेगी और कहेगी कि ये है दिलों का लाल, इसमें झलकारी का खून है, इसमें उधम सिंह खून है, एक ऐसा योद्धा। अब आप ताती तत्वा, अरे यूपी के लोग एक नाम बाबूजी ने लिया था स्वदेश कोरी, वो और उनके चेहरा, कोरी और कोली में अंतर कर रहे हैं। कोरी और कोली पूरे भारत के अंदर कोली के नाम से जाने जाते हैं आप, केवल उत्तर प्रदेश में कोली नाम है। यहाँ अनुसूचित जाति में आप कोली के नाम से गलत है, लेकिन वैसे ही माने जैसा होली और होली दोनों में अंतर नहीं है, अपभ्रंश नाम है। थाली और थाली
दोनों में अंतर नहीं है, चीज एक ही है। वैसे कोली और कोली एक है, और स्वदेश कोली और उनका चेहरा देवल कोली तमाम सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि कोली ने कोली को ठग लिया। अबे मुट्ठी भर कोली यूपी में तुम 4.5 करोड़ हो, पूरे देश की आप गिनती करें तो 22 करोड़ हो। लड़ाई 22 करोड़ एक साथ लड़ेंगे तब मजबूत होगी, या 4.5 करोड़ लड़ेंगे तब मजबूत होगी? बताया 22 करोड़ लोग एक साथ लड़ेंगे तो 22 करोड़ लोगों का आह्वान है। इंजीनियर आईपी गुप्ता पान ने कह दिया, वहां महागठबंधन में 3 सीट मिली, 1 सीट जीते, और उस आंधी और तूफान के विरोध में जीते। जब पूरे बिहार में भाजपा चल रहा था, तब भाजपा के 5 वाली के मंत्री को हराने का काम इंजीनियर आईपी गुप्ता ने किया। पहली बार पार्टी बनी, पहली बार उनका नया सिंबल लोग जानते भी नहीं, राजमिस्त्री के बेटे थे। सिंबल भी किस्मत ने, कुदरत ने उनको राजमिस्त्री का दे दिया, करनी छाप। पब्लिक भी जानती नहीं थी। तो दोस्तों, करनी छाप, उन्होंने एक नारा दिया, चुप्पे चाप करनी छाप, यानी किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप जाओ, करनी के बटन दबाओ, चुपचाप करनी छाप, चुप्पे चाप करनी छाप। 5 वाली का विधायक, बिहार का मंत्री आलोक रंजन, वो हार गया। इंजीनियर आईपी गुप्ता जीत गया, कबीरपंथी जीत गया, जुलाहा जीत गया, कोली कोली जीत गया। बिहार में आपकी जो राजनीतिक खेती है वह बगीचे में कुल्ला फूट चुका है। बगीचा आपको बढ़ाना है पूरे भारत के अंदर, तो खेती में बीज बो दिया, कुल्ला फूट चुका है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस बात को कितना बड़ा करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। तो दोस्तों, वहां पे हारा, लेकिन एक अच्छी सी बात और बता दूं, आलोक रंजन जो मंत्री हारा, उसने मीडिया के सामने कहा कि मुझे दुख इस बात का नहीं, चुनाव तो बहुत सारे लोग हार जाते हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं चुनाव हार गया, मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक राजमिस्त्री के बेटे से हार गया, मैं एक जुलाहे से चुनाव हार गया, मुझे इस बात का दुख है। तो दोस्तों, आपको क्या बोलना चाहिए? लोग भड़काने उकसाने वाले बहुत आएंगे आपको, और आते रहे हैं। मेरे समाज में लोग काम के कच्चे हैं, तो काम के कच्चे लोग कहेंगे कि आईपी गुप्ता तो ईबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, आईपी गुप्ता कोरी जाति से नहीं है, वो झलकारी का वंशज नहीं है। आपको भड़काने उकसाने का काम करेंगे, और फिर से आप जाल में फंसे। तो 2027 में जो सत्ता का सपना लेकर के इंजीनियर आईपी गुप्ता के आशीर्वाद से ये जगदीश माहौर और ये मेरा प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर नाथ कोरी जो अयोध्या से 30 घंटे का रास्ता पार करके आपके बीच में आया है, ये मिशन छोटा हो जाएगा। दोस्तों, मेरा बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, सभी से निवेदन है, ये जंग है, और जंग है किसकी? कुर्सी की जंग है, सत्ता की। अगर आप लड़ना चाहते हैं इस जंग को तो हाथ उठा के बता दें, कौन कौन इस जंग को लड़ना चाहता है, कौन शासक बनना चाहता है। तो ये जंग लड़ने के लिए आपको करना क्या है ये भी बता देता हूं। कौन सी पिस्तौल की जरूरत है, कौन से हथियार की जरूरत है, मैं बता देता हूं आपको। आज के दौर में एक ही हथियार है जिससे आप राजा बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप केवल हमें 2 दिन दे दें, 2 दिन। अगर यूपी के कोरी समाज ने 2 दिन दे दिए, दावे के साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता का कहना है कि आप लखनऊ की गद्दी पे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी बगैर कोरी के नहीं बनेगी। अगर कोरी समाज ने 2 दिन दे दिए तो मात्र 2 दिन चाहिए। आईपी गुप्ता का कहना है, और वो 2 दिन कौन से हैं? वो 2 दिन ये है कि एक दिन आईपी गुप्ता आपके जिले में आएंगे, आप कहें कार से तो कार से आएंगे, आप कहें हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर बनवा के देंगे। आप एक दिन आपके जिले में आएंगे, और उस जिले में जिस दिन आईपी गुप्ता आ जाए उस दिन अपनी, जैसे आप कहीं भी 30 त्योहार में जाते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देता है, 30 त्योहार पे
धार्मिक स्तर पे 10-10 दिन के लिए लोग जाते हैं, कोई पैसा नहीं देता है, 2-4 बहन बेटी को, रिश्तेदार को, मान को और लेके जाते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देता है। आप धार्मिक यात्राओं पे इसलिए जाते हैं कि मैया से हम मन्नत मांग के आएंगे, ये मैया हमारे परिवार में खुशहाली रहे, ये बच्चे स्कूल में पास हो जाएं, बच्चों की नौकरियां लग जाएं, हमारा काम धंधा अच्छा चले। ये सारी मांगे लेकर के आप तीर्थ स्थल जाते हैं, 5-5, 10-10 दिन की यात्राएं आप करते हैं। कोई पैसा देता है? नहीं देता है। किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के कल्याण के लिए। तो ये लड़ाई जो 2 दिन लड़नी है बच्चों के कल्याण के लिए, तो आपको ये 2 दिन जो हमने कहा है ठीक वैसे ही मान लेना। ये भी बच्चों के कल्याण की लड़ाई है। जिस दिन आईपी गुप्ता आपके इस जिले में आएंगे, बदायूं जिले में, उस दिन एक कोई अपने घर में ताला लगा के, जैसे धार्मिक यात्रा होती है वैसे आईपी गुप्ता की सभा में मैं भी बच्चों के पहुंच जाना और उस जनसभा में जाओ, जन सैलाब उमड़ेगा तो दुनिया देखेगी कि आईपी गुप्ता के नेतृत्व में सारा कोई समाज एक हो गया है। अगर इनके बगैर हमने चुनाव लड़ा तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो भाजपा भी आपकी तरफ देखेगी, कांग्रेस भी देखेगी और सपा भी देखेगी। वो कहेगी इनकी रैलियों में सारा कोई एक हो चुका है, इनसे हम गठबंधन कर ले तो हम 10 सीट इनको दे देंगे, तो 400 सीटों पे हम इनका वोट ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एक दिन जिले के अंदर जिस दिन रैली हो उस दिन वो दिन दे दो, ताला लगा कर मैं भी बच्चों के और उस मैदान में पहुंच जाना। लेकिन जैसे यहाँ हुआ है, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई का मतलब ये है कि उस मैदान में जब आप पहुंचेंगे, कुर्सी नहीं मिली तो 5 घंटे खड़े रहना होगा। ये पिस्तौल है आपकी, ये लड़ाई है आपकी, ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। खाना नहीं मिला है तो 5 घंटे भूखा रहना है, ये लड़ाई है आपकी। पानी नहीं मिला है तो 5 घंटे प्यासा रहना है। धूप पड़ रही है तो 5 घंटे धूप में रहना है। ये लड़ाई अगर आपने लड़ी अपने जिले की तो पहला किला आप जीत लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेता के कान में कंचुरी हो जाएगी कि कोई एकजुट हो गया है। अब ये वोट नहीं कटने वाला, अब ये वोट नहीं बचने वाला। ये तो आईपी गुप्ता के साथ है, इसलिए आईपी गुप्ता को ही अपने साथ ले लो। तो आईपी गुप्ता को साथ लिया जाए। तो एक दिन वो अगर आपने दे दिया अपने जिले में आईपी गुप्ता को, आधी जंग जीत ली। और एक दिन और फिर ऐलान होगा कि करो या मरो, अम्बेडकर मैदान लखनऊ भरो। तो दूसरा दिन आपसे फिर माना जाएगा, जो चुनाव से 1-1.5 महीने पहले डेट फिक्स होगी। उस दिन भी आपको ऐसे ही जाना है जैसे कई हम ज्वाला जी दर्शन करने गए हैं, वैष्णो देवी दर्शन करने हैं। अरे वही किराया भाड़ा लगेगा, मैं बच्चों के जाते हैं। वैसे ही आपको कोई बस नहीं मिलेगी, कोई ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये लड़ाई आपके बच्चों के कल्याण और भविष्य की है। तो ये लड़ाई आपने संकल्प लिया है, आपको लड़नी होगी। जिस दिन अम्बेडकर मैदान का आह्वान कर दिया जाए उस दिन अपने गांव में चंदा कर लेना, अपनी बस कर लेना और बसें भर के हर जिले से 20-30 बसें और लखनऊ की तरफ कूच कर देना। अम्बेडकर मैदान तो क्या, लखनऊ की एक सड़क पर पैर रखने की जगह न छोड़ना। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में बगल गोली कैसे सरकार बनती है दोस्तों। तो बातें बहुत सारी है, मैंने काफी समय आपका ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी आए मुझे बहुत प्यार से सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो आयोजक हैं, जो शरीर से विकलांग हैं लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं है, मैं ऐसे साथी को, ऐसे दोस्त को जो विकलांग होने के बाद जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो जिस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तमाम तरह की कमियां लोगों में निकालते रहते हैं। ये बहादुर राकेश कोरी रात के समय में और झांसी पहुंचता है अपने किराए वाले से। यही राकेश कोरी और आज इस प्रांगण में ये इन्हीं का प्रभाव है कि इन्होंने अपने प्रभाव से
यहाँ के विधायक की से ये जगह, ये टेंट, सारी व्यवस्थाएं ले ली है, लेकिन राजनीति में राज छुपे रहते हैं। उनका भी कोई राज छुपा होगा, लेकिन राजनीति आपको करनी होगी। मैं इस कौम को राजनीतिक कौम बनाने आया हूँ। दूसरे का फायदा अगर माननीय विधायक जी सोच रहे हैं, बुरी बात नहीं। राजनीति में कुछ राज रहते हैं, उन राजों को समझ जाओ, लेकिन हमारा भी बेनिफिट है। अगली रैली के लिए इससे भी बड़ी जगह जिले में विधायक जी दे दे तो ले लेना। आप भी राजनीतिक लाभ लो और हम भी राजनीतिक लड़ाई बराबर की, हिस्सेदारी बराबर की है। हम उसकी खिलाफत नहीं करते। आप हमसे कुछ लो, हम आपसे कुछ लें। गिव एंड टेक का जमाना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 संत कवि साहिब बंदगी सभी। आपने 31 महान